तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने सुपर कमांडो ध्रुव की सामरी का ज्वाला का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सामरी का ज्वाला कवच दुनिया के जाने अनजाने हर अस्त्र को रोक सकता था सिवाय खुद ज्वाला के। ऐसा वार सामरी ने कभी नहीं झेला था। उसके शरीर को लाखों वोल्ट बिजली के बराबर झटका लगा और वह बेसुध हो गया। ध्रुव के रास्ते में अब तो कोई बाधा नहीं आई थी। लगता है कि मैं सतह के पास आ रहा हूँ। ऊपर रोशनी दिखाई दे रही है। आहा, ताज़ा हवा। लगता था कि मेरे फेफड़े फट जाएंगे। शायद मैं ज्वालामुखी के अंदर आ गया हूँ। पर तभी ध्रुव की आंखें फैल गई। अरे, यह तो कोई पुराना नगर लग रहा है। ज्वालामुखी के अंदर यह मैं कहाँ पर आ पहुँचा हूँ? ध्रुव को जवाब मिलने ही वाला था। महामानव ने सामरी की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। उसका ध्यान भटका नहीं था। ध्रुव, आखिर वह मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? शायद ज्वालामुखी की गर्मी मेरी शक्तियों को छीण कर रही है। मुझे ठंडक चाहिए, बर्फीली ठंडक। महामानव की मानसिक तरंगे हवा में मौजूद नमी को जमाने लगी और गुफा का द्वार बर्फ की एक मोटी सतह से ढक गया। अब मैं अपने मानस जाल का दोबारा पूरी पृथ्वी पर फैलाता हूँ और इस बार ध्रुव मुझसे बच नहीं सकेगा। ध्रुव को महामानव से पहले किसी और से बचना था। भाले की गर्मी ने ध्रुव को खतरे का आभास दिला दिया था। बाहरी दुनिया का मानव यहाँ तक कैसे आ पहुंचा? खत्म कर दो इसे। इनके भाले ठीक कालूगा के भाले जैसे ही हैं, पर इनके शरीर से आग नहीं निकल रही है। इन पर मेरे लात और घूंसे कामयाब रहेंगे। क्या किस्मत मुझे वहीं पर ले आई है जहां सबरीना मुझे बुलाना चाहती थी? लेकिन अगर ऐसा है तो ये मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? शायद मुझे नहीं पहचानते हैं। दोनों पहरेदार बाहरी दुनिया के नए दांव पेच से नावाकिफ थे, पर अगर वे यह जानते भी तो कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता। नतीजा वही होता जो अब हुआ था। वह मुझे जो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है। कुमार ध्रुव, और यहाँ पर आप मुझे कैसे जानते हैं? सबरीना को मैंने ही तुमको यहाँ लाने को भेजा था। मैं धन्वंतरी हूँ। ओह, लेकिन यह क्या? यहाँ पर मेहमान का स्वागत ऐसे ही किया जाता है? नहीं, इन दोनों का दिमाग इस वक्त एक शैतानी ताकत के कब्जे में है, इसलिए ये ऐसी हरकत कर बैठे। शैतानी ताकत? कैसी शैतानी ताकत? मेरे साथ आओ, मैं तुमको सब बताता हूँ। ध्रुव के लिए रहस्यों के कई पर्दे खुलने वाले थे और चंडकाल के लिए उसकी किस्मत। सामरी सामरी बेहोश पड़ा है। इसको बेहोश कौन कर सकता है? पर यह तो मेरी लॉटरी लग गई है। इस वक्त इसके दिमाग पर काबू पाना बच्चों का खेल है। बेहोश और असहाय सामरी का सिर चंडकाल के मानस रूप से गिर गया और सामरी उठ खड़ा हुआ। उसके मुंह से चंडकाल का अट्टहास गूंजा। अब सामरी मेरे वश में है और अब मैं ज्वाला को वश में करके उसमें नहाऊंगा और फिर मुझे पूरा ब्रह्मांड मिलकर भी नहीं रोक सकेगा। ध्रुव के कानों तक यह अट्टहास नहीं पहुंचा। हम लोग यक्ष हैं ध्रुव, और इस पर्वत पर तब से रहते हैं जब यह पर्वत ज्वालामुखी नहीं था। इस जगह का नाम ज्वालोक है। यह सामरी की ज्वाला क्या है? यह ज्वाला देवताओं का वरदान है, हमारी सारी खुशियों का स्रोत। इससे निकलने वाली रहस्यमय ऊर्जा हमको हर चीज़ से बचा कर रखती है, बाहरी दुनिया की नज़र से भी। पर इस ज्वाला को सामरी की ज्वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि सामरी ही इस ज्वाला का पहरेदार है। सिर्फ वही इस ज्वाला को नियंत्रित कर सकता है। उसको नियंत्रण के बाहर ही यह ज्वाला जलाने के बजाय हमारी रक्षा करती है। पर इसके बीच में मैं कहाँ आता हूँ? हमारे ज्वालोक की शांति भंग हो गई है। एक राक्षस चंडकाल इस ज्वाला को पाना चाहता है। उसने इस लोक के लगभग आधे प्राणियों के मस्तिष्क को अपने वश में कर रखा है और यह संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर उसने सामरी और उसके जरिए ज्वाला पर कब्जा कर लिया तो वह दुष्ट अजय हो जाएगा। ज्वाला समाप्त हो जाएगी, हम भी और यह संसार भी। आप लोग मुझसे क्या मदद चाहते हैं? चंडकाल को पिछले सैकड़ों वर्षों में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने मात दी है, और वह व्यक्ति तुम हो ध्रुव। अगर उसको कोई दोबारा मात दे सकता है तो सिर्फ तुम। हमने बहुत कोशिश की, पर चंडकाल के मानस रूप पर कोई भी हथियार बेकार है। तो क्या नताशा को भूल से मेरे बदले ले आया गया है? नताशा यानी वह लड़की? नहीं ध्रुव, तो फिर क्यों? सदियों पहले यक्षों और मानवों में विवाह होते थे। उनमें संतानें भी पैदा हुई थी। नताशा भी ऐसे ही एक राजसी यक्ष की वंशज है। उसकी रगों में राशि खून बह रहा है। तो सबरीना से उसकी शक्ल मिलने का क्या कारण है? हाँ, कुमारी सबरीना बुरी तरह से घायल और बेहोश है। इस वक्त हमको एक ऐसा शासक चाहिए जो राजदंड उठा सके। राजदंड वही उठा सकता है जिसकी रगों में राशि खून हो और सिर्फ जिसके हाथ में राजदंड हो। सामरी सिर्फ उसी का आदेश मानता है, यानी नताशा।
अब उनका नाम कुमारी तन्वी है। होश में आने के बाद वे अपनी पिछली जिंदगी भूल चुकी होगी। उनको सिर्फ यही याद रहेगा कि वे यक्षों की राजकुमारी है। आह! तभी ध्रुव चीख उठा। उसके मस्तिष्क में जैसे कई बम एक साथ फट पड़े। महामानव ने ध्रुव को ढूंढ लिया था। आहा! जिसको मैं पूरी दुनिया में तलाश कर रहा था वह तो मेरे बगल में ही मौजूद था। आह! न जाने एकाएक मुझे क्या क्या हो गया था। अपने आप को संभालो ध्रुव, इस समय हमको तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। नताशा को फिर पहले जैसा ध्रुव को अपने पैरों के नीचे की धरती कांपती हुई लगी। सामरी के मुंह से निकल रहा ठहास इतना ही भयंकर था। सामरी, यह सामरी है, पर इसके मुंह से चंडकाल की आवाज़ निकल रही है। यानी उसने आखिरकार सामरी के दिमाग पर कब्जा पा ही लिया है। पर कैसे? सामरी ज्वाला की तरफ बढ़ रहा है, इसको रोको। इस वक्त सामरी को रोकने का आदेश सबरीना या तन्वी ही दे सकती है, और वे दोनों ही इस समय बेहोश पड़ी है। हम चंडकाल को ज्वाला में नहाने से नहीं रोक सकते। कुछ देर के लिए कुछ देर के लिए तो रोक ही सकते हैं धन्वंतरी। ध्रुव ने अंदाजा लगा लिया था कि सामरी का अगला कदम कहाँ पड़ेगा, और उसका अंदाजा सही था। सुपर कमांडो ध्रुव, तुमने तो दूर जाती मौत को आवाज़ देकर बुला लिया। अब मैं पहले तेरे गर्म गर्म खून से नहाऊंगा। और उसके बाद ज्वाला में आग की लपट ध्रुव की तरफ लपकी, पर ध्रुव तो गोली की रफ्तार को भी मात दे सकता था। लपट ध्रुव के बगल से होती हुई चट्टान में ऐसे घुस गई जैसे नर्म मक्खन में गर्मा गर्म चाकू। चट्टानों को गलाकर सुरंग बनाती हुई ज्वाला समुद्र से टकराई, क्योंकि घाटी समुद्री सतह से नीचे बनी हुई थी। सुरंग से पहले ही भाप निकलकर घाटी में छा गई, और फिर समुद्र के पानी की एक मोटी धार भीषण गति से अंदर गिरने लगी। सामरी के मुंह से चंडकाल की चीख निकली। यह क्या? सारी घाटी पानी से भर जाएगी और ज्वाला बुझ जाएगी। चंडकाल के आदेश पर सामरी ने अपना त्रिशूल ताना, और एक दूसरी लपट जमीन में बड़ा सा छेद करती हुई जमीन के अंदर समा गई। ज्वाला की तरफ बढ़ती पानी की धार गड्ढे में समाने लगी। यह लड़का बहुत खतरनाक है, इसको रोकना होगा। इसके दिमाग पर काबू पाना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसकी इच्छा शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। ज्वाला का इस्तेमाल करने से मुझे भी नुकसान हो सकता है। इस पर ज्वाला की दूसरी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चंडकाल ने सामरी के मस्तिष्क को टटोला और उससे समस्या का हल मिल गया। सामरी ने अपने होठों को गोल किया, उसके मुंह से आँख के छल्ले निकलने लगे। ध्रुव का शरीर आँख के छल्लों की एक दीवार में कैद होने लगा। तू इससे बाहर नहीं निकल सकता। अब ये छल्ले और सकरे होते जाएंगे, और इससे छूते ही तेरा शरीर भस्म हो जाएगा। यह सही कह रहा है, ये छल्ले और छोटे होते जा रहे हैं। मेरा शरीर तो इसकी आँच से ही जलता हुआ सा लग रहा है। अगर मैं किसी तरह उस चट्टान को पकड़ सकूं तो मैं बच सकता हूं, पर इतनी ऊंचाई की एकदम सीधी छलांग लगानी मुश्किल है। अगर यह चट्टान 2-3 फीट और नीचे होती तो 1 मिनट में इसकी ऊंचाई को 3 फीट तो कम कर ही सकता हूँ। ध्रुव ने अपनी बेल्ट को कमर पर से खोला और उसको ऊपर उछाला। एक ही प्रयास का समय था। छल्ले बदन को छूने ही वाले थे, और बेल्ट का मजबूत और नोकीला सिरा चट्टान में फंस गया। बेल्ट का नीचे लटक रहा सिरा ध्रुव की पहुंच के अंदर था, और एक तीर की तरह सीधी छलांग में ध्रुव ने बेल्ट को पकड़ लिया, और सिर्फ 2 सेकंड बाद उसका शरीर छल्लों से बाहर था। ओफ! बाल बाल बचा। 1 सेकंड की देर और होती तो छल्ले मुझे कस चुके होते। अरे, यह लड़का तो काबू में ही नहीं आ रहा है। यानी अब समय आ गया है अपनी राक्षसी सेना को बुलाने का। 3 खतरनाक आकृतियां हवा में से प्रकट हो गई, पर इस बार ध्रुव उनके लिए तैयार था। चाहे इंसान हो या शैतान, अगर मुझे पकड़ नहीं पाए तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, और मैं इनके घर नर्क पहुंचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही। अरे, और आश्चर्य है, जब मैं इन पर वार कर रहा हूं तो इनका शरीर हवा का बना लगता है, और जब ये मुझे मारते हैं तो इनका शरीर पत्थर का सा बना लगता है। यानी ये अपनी इच्छा शक्ति से अपने शरीर का स्वरूप बदल सकते हैं। पर ऐसे तो ये मुझे पीट पीट कर ख़त्म कर देंगे, और मैं इनका हाथ तक नहीं लगा पाऊंगा। अब एक ही रास्ता समझ में आ रहा है कि इनको अपने शरीर का स्वरूप न बदलने दिया जाए, और इनकी ताकत का इस्तेमाल इन्हीं के खिलाफ किया जाए। एक बिलियर्ड जैसा खेल शुरू हो गया, जिसमें गेंद था ध्रुव, और मैं और वार नहीं कर सकता।
अब ये पूरी तरह से असावधान भी है, यानी अपनी स्कीम को लागू करने का समय आ गया है। ध्रुव को बदन गेंद की तरह गोल हो गया और जुपिटर सर्कस में सीखी कलाबाजियाँ उसके दिमाग में ताज़ा होने लगी। त्रिकाल के बड़े हाथ को छकाता हुआ ध्रुव का शरीर मिसाइल की सी रफ्तार से उनकी छाती से जा टकराया और त्रिकाल ज्वाला की भेंट चढ़ गया। ध्रुव का शरीर इस टक्कर के साथ अपनी दिशा बदल चुका था। चंडकाल के सामरी को बचाने के आदेश दे पाने से पहले ही अद्भुत ज्वाला त्रिकाल को भस्म कर चुकी थी और इससे पहले कि साकाल खतरा भांप कर अपने शरीर को गैस बना पाता, उसके शरीर पर भी एक भयानक टक्कर लगी और वह वहां जा गिरा जहां पर जाने से वह अब तक बच रहा था। रहस्यमय रसायनों से घुले समुद्र के पानी ने साकाल पर पूरे शरीर को मोम की तरह गला दिया पर कंकाल को बचने का समय मिल गया था। ध्रुव का दिमाग कुछ पलों के लिए अंधकार में डूब गया और कंकाल के शरीर ने एक गाढ़े और लिसलिसे द्रव में परिवर्तित होकर ध्रुव के शरीर को लपेट लिया। ध्रुव जब जब तक अपने आप को संभाल पाता और तब तक कंकाल का शरीर उसकी नाक और मुंह को ढक चुका था। ध्रुव का दम घुटना शुरू हो गया था, पर अब बहुत हो चुका था। एक किरण आकर कंकाल से टकराई और वह गायब हो गया। महामानव का इस लड़ाई से मनोरंजन तो जरूर हो रहा था, पर वह किसी और को ध्रुव की जान लेने का मौका नहीं दे सकता था। महामानव, यानी मेरा ख्याल सही था, महामानव मरा नहीं था, पर यहाँ पर कैसे? यह खतरनाक प्राणी कौन हो सकता है जिसके एक ही वार से कंकाल को विखंडित कर दिया? अगले ही पल चंडकाल को समझ में आ गया कि वह प्राणी भी उसके दुश्मन का दुश्मन है। ओह, यह नई मुसीबत कहाँ से आ गई? मुझे ध्रुव को बचाना होगा, पर कैसे? उसे मैं बचाऊंगी धन्वंतरी। मेरे रहते यक्षों का बाल भी बांका नहीं होगा। कुमारी तन्वी, आप होश में आ गई? हाँ, और अब मैं सामरी को आज्ञा देती हूँ कि वह कुमार ध्रुव को बचाए। सामरी मस्तिष्क पर चंडकाल का अधिकार होने के बावजूद सामरी राजदंड का आदेश मानने को मजबूर था। चंडकाल बौखला उठा। यह क्या? यह मूर्ख तो उस प्राणी पर वार करने जा रहा है जो ध्रुव को मेरे रास्ते से हटा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब अब सामरी का मस्तिष्क उसका हाथ पीछे खींच रहा था और राजदंड का आदेश उसका हाथ आगे, एक कसमकस चल रही थी। इस कसमकस ने महामानव को हमला करने का मौका दे दिया। सामरी बेहोश तो नहीं हुआ, पर वह कुछ देर तक उठने लायक भी नहीं रहा। अब महामानव था, ध्रुव था और थी ध्रुव की मौत। बीच में कोई नहीं था, बचने का रास्ता भी नहीं। बचने की कोशिश ध्रुव को खुद ही करनी थी। अगर ज्वालोक के घोड़े मेरी बात समझ सकते हैं तो पक्षी भी जरूर समझेंगे। और अगले ही पल पक्षियों का एक विशाल झुंड नीचे उतर आया। सैकड़ों पंख हवा में एक साथ फड़फड़ाए और सामरी की ज्वाला का रुख महामानव की तरफ मुड़ गया। इससे पहले कि महामानव मानसिक कवच पहन पाता, उसको धधकती लपट का एक तेज भपका लगा और उसका दिमाग शून्य होने लगा। ध्रुव को थामने वाला मानसिक हाथ गायब हो गया। वाह, अब बस एक बार और पंख फड़फड़ाए तो महामानव गया। नहीं, यह मैं क्या कर रहा हूँ? चंडकाल के मानस रूप पर सारे हथियार बेकार है, पर मानस रूप को अगर कोई मार सकता है तो मानसिक शक्तियाँ, और महामानव मानसिक शक्तियाँ का स्वामी है। चंडकाल सामरी को उठाने की बेकार कोशिश कर रहा था। उठ सांड, उठता क्यों नहीं है? जब तेरा शरीर ही मेरे काम का नहीं रहा तो तेरे दिमाग को काबू में रखकर मैं क्या करूँगा? अगर चंडकाल उतना ही मूर्ख है जितना कि मैं समझ रहा हूँ, तो एक दुश्मन को तो मैं रास्ते से तुरंत हटा सकता हूँ। उठ जा सामरी, तेरे बगैर तो मैं ज्वाला में नहा भी नहीं। तभी चंडकाल के कानों में ध्रुव की आवाज़ गूंजी, धन्वंतरी सावधान, सामरी घायल हो चुका है। अब चंडकाल महामानव के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और उसने अगर ऐसा कर लिया तो उसे ज्वाला में नहाने की जरूरत नहीं रहेगी। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। ध्रुव, बात तो सही है, महामानव के पास अद्भुत मानसिक शक्तियाँ हैं। इसके दिमाग पर काबू पाने के बाद अब मैं शक्तिशाली हो जाऊँगा। अभी यह असावधान है, पर इस वक्त इसके दिमाग पर काबू पाना बहुत आसान होगा। पर चंडकाल का मानस रूप यह नहीं जानता था कि वह किससे उलझने जा रहा है। महामानव का मस्तिष्क भीषण मानसिक ऊर्जा पैदा करने वाले एक हाई पावर जनरेटर की तरह था, जिसके हल्के स्पर्श का भी मतलब था पूरे मानस रूप का कण कण में होकर बिखर जाना। चंडकाल खत्म हो गया था, पर उसके
हमले ने महामानव को गुस्से से पागल कर दिया था। उसके मस्तिष्क से क्रुद्ध मानसिक किरणें निकलकर पूरे ज्वालोक पर छा गई और देखते ही देखते सभी बेसुध हो गए। बचा था तो सिर्फ ध्रुव, जिसको उसकी जबरदस्त इच्छा शक्ति ने बचा लिया था, और सामरी, जिसकी रक्षा उसकी ज्वाला ने की थी। अब महामानव का इंतजाम करना है, और यह काम सामरी अपनी ज्वाला से करेगा, क्योंकि महामानव की एक ही कमजोरी है, गर्मी। पर सामरी को इस लड़ाई में लाया कैसे जाए? सामरी भौचक्का था, क्योंकि उसको यही याद था कि महामानव से हुई लड़ाई के बाद अभी अभी होश में आया है। अरे, यह दूसरा बाहरी आदमी कहाँ से आ गया? धनवंतरी को किसने बेहोश किया? और यह लड़की कौन है? और समुद्र का पानी अंदर कैसे? आह! ध्रुव की किक के साथ सामरी को सारे जवाब एक साथ मिल गए थे। जो बिना बात उस पर हमला करे, वही उसका और ज्वालोक का दुश्मन हो सकता था, और ज्वालोक का दुश्मन की सजा थी मौत। ध्रुव की इस हरकत का मतलब महामानव भी नहीं समझ पा रहा था। आग के कई चक्र ध्रुव की तरफ लपके, एक भी चक्र के हल्के से स्पर्श का मतलब था पूरे जिस्म का कोयला बन जाना। सामरी अपने दुश्मन की फुर्ती को भांप गया था, और इस फुर्ती का काट उसके पास था। एक ज्वाला जाल ध्रुव की तरफ लपका, अपनी जान पर खेल रहा था। ध्रुव, पर क्यों? यह जाल मेरे पास आते आते और फैलता जा रहा है, भागने का रास्ता नहीं है। पर जाल के बड़े होने के साथ साथ इसके छेद भी बड़े होते जा रहे हैं। मुझे एकदम सही मौके का इंतजार करना होगा। अब छेद एक छोटी खिड़की जितने बड़े हैं, और एक सधी छलांग से मैं इसके पार। छलांग तो सधी हुई थी, पर ज्वाला की आँच ही बहुत झुलसा देने के लिए काफ़ी थी। सामरी ने ध्रुव को अधमरा कर दिया था। अब बाकी आधी बची जान भी उसे चाहिए थी। ध्रुव में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वह अपनी तरफ बढ़ रही मौत से बचकर भाग सके, पर ध्रुव तक पहुंच पाने से पहले ही लपट एक बाधा से जा टकराई, और सामरी का बदन हवा में उड़ गया। महामानव ध्रुव को सिर्फ अपने हाथों से ही मारना चाहता था। मुझे मालूम था कि अगर सामरी मुझ पर जानलेवा हमला करेगा तो महामानव उससे जरूर टकराएगा, ठीक वैसा ही जैसा उसने कंकाल के साथ किया था, क्योंकि मुझे खत्म करने का श्रेय यह खुद हासिल करना चाहता है। ओह, तो ये दोनों मिलकर मुझ पर हमला कर रहे हैं। मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सामरी ने एक भीषण वार किया, पर महामानव के पास सामरी के वारों का काट मौजूद था। सामरी के दांत भिज गए, उसका क्रोध कई गुना बढ़ गया। उसने ज्वाला की गर्मी को उच्चतम ताप पर पहुंचा दिया, और ज्वाला ने इस बार मानसिक बाधा को भी काट डाला। महामानव सतर्क हो गया। उसने भी अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाया। सामरी का त्रिशूल दूर जा गिरा, और सामरी की गर्दन धड़ से अलग होते होते बची। महामानव सामरी पर भारी पड़ रहा था। मुझे उसकी मदद करनी होगी। सामरी के अंग अंग से ज्वाला लपकती थी। उसने अपने हाथ को वार करने के लिए ऊपर उठाया, मगर एक सधे हुए निशाने ने सामरी का निशाना बिगाड़ दिया। ज्वाला महामानव के बजाय बहते पानी से जा टकराई, और महामानव भाप के बादलों में घिर गया। महामानव का पूरा ध्यान सामरी पर था। उसको किसी दूसरी तरफ से खतरे के आने की उम्मीद नहीं थी। वह लड़खड़ाया, और सामरी के दूसरे वार ने रही सही कसर पूरी कर दी। गुड। अब महामानव कुछ देर तक तो बेहोश रहेगा ही, तब तक हम लोग उसे बंदी बनाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। पर तभी इसको भी ख़त्म कर दो सामरी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसने तुझ पर पत्थर से हमला किया था। सामरी का दुश्मन पूरे ज्वालोक का दुश्मन है। नताशा, पागल हो गई हो क्या? मेरा नाम राजकुमारी तन्वी है लड़के, और पागल तो तू हो गया था जो तूने सामरी पर हमला करके अपनी मौत को दावत दी। ज्वाला की लपटें ध्रुव पर बेतहाशा बरसने लगी। चट्टानों में कई नई सुरंग खुल गई, पर सामरी नहीं रुका, और अब और बचा नहीं जा सकता। सामरी की सारी शक्तियों का केंद्र यह ज्वाला है, पर यह ज्वाला है क्या भला? आग कहीं पर अपने आप से नहीं जल सकती। इसके लिए ज्वलनशील गैसों की ज़रूरत होती है, और मेरे ख्याल से इस ज्वालामुखी के गर्भ से कई रहस्यमय गैसों का मिश्रण निकलता है, और इन रहस्यमय गैसों से एक साथ जलने से ही यह अनोखी ऊर्जा निकलती है, और वह गैस समुद्र के पानी में घुलती है। इसलिए मुझे पानी में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अगर मेरा ख्याल सही है तो इस ज्वाला को बुझाया जा सकता है, और इस ज्वाले के बुझते ही सामरी की सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। विशाल चट्टान ने गिरकर पानी भर रहे गड्ढे का मुंह बंद कर दिया। पूरी घाटी में तेजी से पानी भरने लगा। सामरी के कुछ संभल पाने से पहले ही पानी की तेज और मोटी धारों से पानी का स्तर ज्वाला तक आ पहुंचा। ज्वाला बुझने से पहले एक बार कस कर चमकी
और जब यह चमक खत्म हुई तो ज्वाला के साथ साथ उसका माया जाल भी खत्म हो गया था। यह क्या हो रहा है ध्रुव, मेरे कपड़े कैसे बदल गए? पर ध्रुव के जवाब दे पाने से पहले ही हवा में एक घेरा उभरा। ध्रुव उस घेरे को अच्छी तरह से पहचानता था। धनंजय, तुम यहाँ पर कैसे? हमारे यंत्रों ने चंडकाल के बंदी कक्ष से निकली एक मानसिक किरण को स्वर्ण नगरी से बाहर जाते देखा था। जांच करने से पता चला कि चंडकाल अपने मानस रूप में भाग निकला है। उसी मानस तरंग का पीछा करते करते मैं यहाँ तक आया हूँ। ओह! ध्रुव ने धनंजय को पूरी कहानी सुना दी। कोई बात नहीं, मैं फिर से सब ठीक कर सकता हूँ। धनंजय ने विस्फोटक किरणों से गड्ढे को ढकी चट्टान के परखच्चे उड़ा दिए और घाटी में भरा पानी बाहर निकल गया। फिर धनंजय की ताप किरणें गैस पर ऊष्मा बरसाने लगी और लगभग 5 मिनट तक तेज ऊष्मा किरणें पड़ने के बाद ज्वाला फिर से धधक उठी। धन्यवाद श्रीमान, यहाँ इन छेदों को हम खुद बंद कर लेंगे और महामानव का भी इंतजाम कर लेंगे, पर आपकी सहायता के लिए आपका फिर से धन्यवाद। यह क्या हो रहा है ध्रुव? तुम्हारे न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट तैयार हो रही है। कुमारी तन्वी, भांग खा कर आए हो क्या? मेरा नाम तक भूल गए? ज्वाला के बुझने से इस पर से हमारा प्रभाव जाता रहा है ध्रुव। वैसे भी हमें इनको यहाँ रोकने का कोई अधिकार नहीं था। हम अपनी भूल मानते हैं और मैं भी अपनी हार मानता हूँ ध्रुव। सामरी यह कभी नहीं भूलेगा कि उसको आज तक सिर्फ एक आदमी ने मात दी है, तुमने। साथ ही साथ तुमने ज्वालोक की रक्षा भी की है। कभी सामरी भी तुम्हारी रक्षा करने आएगा, यह मेरा वादा है। पर हम वापस कैसे जाएंगे? हेलीकॉप्टर तो टूट गया है, उसके लिए तुम चिंता मत करो। यह द्वार तुमको पल भर में कहीं भी पहुंचा सकता है, मगर अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी ध्रुव। पर क्यों? जहाँ जाते हो मुसीबत साथ लेकर जाते हो। हाँ, तुमको तो अक्सर साथ लेकर जाता हूँ। क्या कहा? मैं मुसीबत हूँ? नहीं, मेरा मतलब। इसके आगे हम कुछ नहीं सुन सके क्योंकि द्वार बंद हो चुका था। समाप्त।